और अब समाचार विस्तार से। अमरावती के एक 17 सीटर स्कूल बस में 57 आदिवासी छात्र जानवरों की तरह भरे गए थे। इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर जिले की परिवहन व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अमरावती जिले के मेलघाट के आदिवासी क्षेत्र से नाबालिग छात्र जान जोखिम में डालकर बसों से यात्रा कर रहे हैं। परतवाड़ा के अंजनगांव पड़ाव के पास एक 17 सीटर बस में जानवरों की तरह 57 छात्रों को भरा गया। इसकी सूचना जब स्थानीय सामाजिक कार्यक्रम को लगी तब काफी हंगामा हुआ। घटना का पता चलते ही लोग मौके पर पहुंचे और एक एक कर सभी बच्चों को बाहर निकाला गया और दूसरे वाहन में अपने अपने घर भेज दिया गया। हालांकि पुलिस ने वाहन के खिलाफ केवल जुर्माना ही लगाया। चांदूर बाजार तहसील के बोराला में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित एक सहायता प्राप्त आश्रम स्कूल है। बस में बैठे छात्र कक्षा 1 से 10वीं के हैं। इस आवासीय आश्रम स्कूल में मेलघाट आदिवासी छात्र भी पढ़ते हैं। सकाळी अंजनगाव स्टॉपवर एक गाडी दिसली संदिग्ध अवस्थेत। त्याच्यात 50-60 विद्यार्थी भरले होते। हे जे सर्व विद्यार्थी आहे हे मेळघाटातील चिखलदरा धारणी तालुक्यातील होते। त्यांना शिक्षणासाठी आश्रमशाळा पोराळा तालुका चांदूर बाजार येथे नेण्यात आले होते आणि त्यांना आणताना एकदम गुराढोराप्रमाणे आणण्यात आलं होतं। ते अत्यंत वाईट अवस्था होती। ड्रायव्हरची विचारपूस केल्यानंतर काही संदिग्ध असं वाटलं। त्यानंतर आम्ही पोलीस स्टेशनला फोन केला, पोलिसांना बोलवलं आणि ते 17 सीटर गाडीमध्ये 50-60 विद्यार्थी असल्यामुळे त्याला सांगितलं की दुसऱ्या गाडीत व्यवस्था करून त्याची पूर्ण व्यवस्था करून द्या। पूर्ण विद्यार्थ्यांना प्रशासनाने पुलिस स्टेशनला नेले आहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चांदूर रेलवे में दिवाली के मौके पर एक किसान की सोयाबीन फसल को किसी अज्ञात ने आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद किसान की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। चांदूर रेलवे तहसील के मांजरखेड़ कस्बा के रवि प्रहलाद कपले के खेत में 5 एकड़ सोयाबीन की कटाई कर ढेर में रख दी गई। इस बीच शनिवार को एक अज्ञात व्यक्ति ने खेत में 5 एकड़ सोयाबीन में आग लगा दी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैली। इस घटना में किसान रवि कपले को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन 5 एकड़ सोयाबीन में आग लगने से किसान को दिवाली पर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। पूर्व पंचायत समिति सभापति विक्रम ठाकरे के अपने समर्थकों के साथ विधायक देवेंद्र भोयर के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया गया। शनिवार को वरुड स्थित मराठी विद्या मंदिर के प्रांगण में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के बाद मोर्शी वरुड विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक देवेंद्र भुयार ने भड़काऊ भाषण दिया और सार्वजनिक रूप से तलवार से हाथ काटने की धमकी दी। इसके विरोध में पूर्व पंचायत समिति सभापति विक्रम ठाकरे के साथ सैकड़ों नागरिकों ने वरुड के महात्मा फुले चौक पर विधायक के बयान का विरोध किया। ठाकरे ने कहा कि विधायक ने यह भाषण त्योहारी सीजन के दौरान मोर्शी वरुड निर्वाचन क्षेत्र में शांति व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश कर लोगों में कलह पैदा करने के मकसद से दिया। उनके भड़काऊ भाषण से लोगों में दहशत पैदा हो गई थी और विधायक अपराधी है और उनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज है। उन्होंने कहा कि तलवार से हाथ काटने की बात कहने का मतलब यूपी बिहार को निर्वाचन क्षेत्र में लाना है। आता आपल्या मतदारसंघाचा जर आपण इतिहास जर बघितला तर सन्मान्य वानखडे साहेबापासून तर शेवटचे आमदार सन्मान्य अनिल बोंडे साहेबांपर्यंत बरेचसे आमदार आपल्या मोर्शी मतदारसंघाला लाभलेले आहेत आणि त्यांचा जर आपण त्या ठिकाणी इतिहास बघितला, निवडणुका बऱ्याच आपल्या मतदारसंघात होत असतात आणि निवडणुका पुरतच आपलं त्या ठिकाणी राजकारण असते आणि निवडणुका झाल्या की सगळे मंडळी कुठल्या पक्षाचा असो हा गुन्हा गोविंदाना आपल्या मतदारसंघामध्ये नारळ असतो। हा इतिहास आपल्या मतदारसंघाचा त्या ठिकाणी राहिलेला आहे आणि इन दिनों अमरावती जिले में काकड़ आरती की रौनक देखने को मिल रही है। जिले के नांदगांव खंडेश्वर में सुबह से ही मंदिरों में काकड़ आरती की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए हैं। काकड़ आरती हिंदू धर्म में भगवान को जगाने के लिए भोर में की जाने वाली एक आरती है। इस दौरान भगवान के लिए भजन कीर्तन किया जाता है। काकड़ आरती भारत के कई मंदिरों में सूरज निकलने से पहले की जाती है। मंदिर में काकड़ आरती समाप्त करने के बाद भक्त जय जय राम कृष्ण हरि का जाप करते हैं। ताल मृदंग की थाप पर शहर की परिक्रमा की जाती है। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु यानी विठल सो रहे हैं, उन्हें जगाने के लिए काकड़ आरती की परंपरा बताई जाती है।
आरती के दौरान गणपति विट्ठल की आरती के साथ 3 मंगलाचरण, काकड़ आरती, अभंग, भूपाल्य का अभंग गौलन आदि होता है। इसके बाद भक्तों को प्रसाद बांटा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इससे काफी उत्साह का माहौल बनता है। कोजागिरी पूर्णिमा से काकड़ आरती शुरू होती है और त्रिपुरारी पूर्णिमा तक की जाती है। महीने भर चलने वाले इस उत्सव का आयोजन काफी भक्तिभाव से मनाया जाता है। विधायक देवेंद्र भोयर ने उद्धव ठाकरे पर शाब्दिक प्रहार करते हुए कहा कि ठाकरे का दहशत केवल उनकी सीमा तक ही सीमित है। अगर हमारे क्षेत्र में दहशत दिखाने की कोशिश किए तो ये संभव नहीं है। अमरावती जिले के वरुड़ में एक कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई में ठाकरे का दहशत आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन अगर एनसीपी कार्यकर्ताओं को हाथ लगाने की कोशिश की तो करारा जवाब दिया जाएगा। की मुंबईच्या ठाकरेंची दहशत काल होती, आज उद्या आहे। तुमची दहशत नदीच्या काठ्यापर्यंत, आमच्या नादाला लागायचं नाही, हर्षवर्धन दादाच्या नादाला बिलकुलच लागायचं नाही। शिवाजी संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये जाणीवपूर्वक तुम्ही धक्काबुक्की करण्याचा प्रयत्न केला आणि यानंतर जर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कुठलाही कार्यकर्ता जर धक्का लावण्याचं काम केलं तर तलवार हात छाटल्याशिवाय राहणार नाही। जरा काय तुम्ही ध्यानात ठेवलं पाहिजे। जुना देवेंद्र भुयार रांगात आलेले लोक नका, जुना जर देवेंद्र भुयार रांगात आणला तो तुमची पाटील की काढल्याशिवाय राहणार नाही। देवेंद्र भुयार के इस वक्तव्य के बाद क्षेत्र में राजनीति एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही है। पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष विक्रम ठाकरे ने देवेंद्र भुयार की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि मैं केदार चौक पहुंच रहा, अब आप कर दिखाओ। पण मी आता तुला एक आव्हान करतो, हे संस्कृती तुझी असेल पण तू भाषणात सांगितलं की जुना देवेंद्र भुयार जागा करू नका, म्हणजे तुझी वृत्ती हे किती क्रिमिनल माइंडची असायला पाहिजे या तुझ्या वक्तव्यावरून दिसून येते। म्हणजे तू सांगितलं की मी जे जुने गाडी जाणण्यासारखे आणि गोळी झाडण्यासारखे कांड केले त्या वृत्ती मला पुनरावृत्त करू नका। तर माझं तुला आव्हान आहे की मी उद्या 4 वाजता केदार चौक महात्मा गांधी पुतळ्याजवळ 4 वाजता येणार आहे आणि मला तुझा जुना देवेंद्र भुयार हे पाहायची फार इच्छा आहे। म्हणून मी तुला चॅलेंज करतो की 4 वाजता तू महात्मा गांधी पुतळ्याजवळ केदार चौक इथे ये आणि तुझा जुना देवेंद्र भुयार काय आहे ते मला दाखव। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर अमरावती में पुलिस मुख्यालय परिसर में 3 राउंड फायरिंग कर शहीदों को सलामी दी गई। इस अवसर पर सहायक पुलिस आयुक्त पूनम पाटिल व दत्तात्रेय ढोले ने पुलिस स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कर्तव्य के दौरान अपनी जान गंवाने वाले बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने के लिए पूरे देश में पुलिस प्रशासन द्वारा 21 अक्टूबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद पुलिस कर्मियों को सलामी देने के लिए अमरावती के पुलिस मुख्यालय के मैदान में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अमरावती के जिला न्यायालय प्रमुख और जिला व सत्र न्यायाधीश वीपी पाटकर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने शहीद पुलिस कर्मियों के त्याग को नमन करते हुए अपने मनोगत व्यक्त किए। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस कर्मियों ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शहीद पुलिस कर्मियों को 3 राउंड फायरिंग कर सलामी भी दी गई। कर्मयोगी श्री संत गाडगे बाबा के अंतिम श्रद्धा स्थल श्री क्षेत्र नागरवाड़ी में आश्रमशाला की गरीब आदिवासी बच्चों के लिए एक विशेष दिवाली आनंद उत्सव समारोह आयोजित किया गया।
इस अवसर पर संस्था के संचालक श्री बापू साहिब देशमुख के मुख्य मार्गदर्शन में मान्यवरों की उपस्थिति में दीपोत्सव मनाया गया। सुबह से दिवाली आनंद उत्सव प्रारंभ हुआ और आश्रम शाला के विद्यार्थियों को सुंदर उपटन लगाकर उन्हें अभ्यंग स्नान कराकर उनकी आरती उतारी गई। उसके बाद सभी उपस्थितों को दिवाली फरहाल दिया गया। वीसीआर साथ ही पुलिस विभाग के एडीपीओ अतुल कुमार नवगिरे साहिब, एपीआई दाभाड़े शिंदे साहिब और मान्यवरों को संस्थान की ओर से संचालक बापू साहिब देशमुख ने शॉल, श्रीफल और फूल देकर सम्मानित किया। इस दौरान निबंध प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। मुख्य रूप से इस दीपोत्सव समारोह के लिए बच्चों को धर्मार्थ संगठनों के विशेष सहयोग से पटाखे, दिवाली स्नैक्स और मिठाइयाँ दी गई। साथ ही दिवाली के अवसर पर सुंदर उपहार सामग्री, कपड़े, कंबल आदि वितरित किए गए। विशेष रूप से दिवाली उत्सव के लिए जो पिछले 32 वर्षों से इस अभिनव अवधारणा के साथ मनाया जा रहा है, इस अवसर पर जबरदस्त सजावट की गई थी। अकोला में आरटीओ द्वारा निजी बसों की जांच पड़ताल के साथ ही कार्रवाई तेज कर दी गई है। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में 40 निजी बसों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। नासिक में हुए हादसे के बाद आरटीओ द्वारा अभी जगह जगह पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। खासकर त्योहारी सीजन में अधिक कमाई के लिए नियमों की अनदेखी किए जाने पर आरटीओ द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत अकोला में 8 अक्टूबर से अब तक कुल 120 यात्री बसों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 40 बसों के खिलाफ नियम तोड़ने के खिलाफ कार्रवाई की गई और 5 बसों को जब्त किया गया है। इस अभियान के माध्यम से कुल 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। अकोला आरटीओ तर्फे ही जी 8 ऑक्टोबरपासून आपण स्लीपर कोच तपासणी मोहीम सुरू केलेली आहे। यामध्ये आतापर्यंत 15 दिवसात आपण बुकिंग सेंटरवर धाडी टाकणे, स्लीपर कोचची तपासणी, यामध्ये जवळपास 40 बसेसची आपण तपासणी केलेली आहे आणि 120 बसेसची तपासणी केलेली आहे आणि त्यामध्ये 40 बसेस डिटेक्ट झालेल्या आहेत। त्यातून आपल्याला दंड आणि टॅक्स या मिळून 4.5 लाख रुपयाची वसुली झालेली आहे आपली आतापर्यंत। आणि यामध्ये आम्ही स्पेशली यावर भर दिलेला आहे की भाडेवाढ ही जी आहे ती पॅसेंजरकडून जास्त प्रमाणात घेतल्या गेली नाही पाहिजे, म्हणूनच धाडी टाकल्या। दुसरं म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं फिटनेस बघितलं आणि फिटनेसच्या गाड्यासुद्धा आम्ही डिटेन केलेल्या आहे आणि ओव्हर पॅसेंजर ह्यासुद्धा गोष्टी आम्ही तपासलेल्या आहे। यामध्ये विशेषतः मला एक सांगावंसं वाटतं की ह्या गोष्टी आम्ही सतत करतो, म्हणजे आता कुठला ॲक्सिडेंट झाला म्हणून करतो असं नाही। मागच्या महिन्यातसुद्धा आम्ही ही मोहीम राबवलेली होती आणि मी आली तेव्हापासून ही मोहीम आपण राबवतच आहे आणि याचंच फलित म्हणून मागच्या वर्षी आपला जिल्हा महाराष्ट्रात रोड सेफ्टीमध्ये प्रथम क्रमांकावर होता आणि यावर्षीसुद्धा 3 महीने जर रिव्यू घेतला तर यातही आपण प्रथम क्रमांकावर आहे। अकोला में चेन स्नैचिंग के मामले में स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने जलगांव से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच चोरों ने 8 महिलाओं की सोने की चेन या मंगलसूत्र छीने थे। अकोला जिले में चेन स्नेचिंग की घटना पिछले कुछ दिनों से बढ़ गई है। 8 मामले में आरोपियों के पास से 13,90,000 रुपए मूल्य का 278 ग्राम सोना जब्त किया गया है। इस मामले में पुलिस ने आकाश सूर्यवंशी, दीपक सिरसाट को गिरफ्तार किया है, जबकि लोकेश महाजन फरार है। पुलिस अधीक्षक स्थानीय अपराध शाखा के प्रमुख मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक संतोष महले, सहायक पुलिस निरीक्षक गोपाल ढोले, पीएसआई सागर हटवार ने दोनों को अपराध स्थल से सीसीटीवी फुटेज लेकर और तकनीकी विश्लेषण के बाद जलगांव से शनिपेठ पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अकोला जिल्ह्यामध्ये जानेवारी महिन्यापासून ज्या चेन स्नॅचिंगच्या घटना घडत होत्या, तर त्या घटना उघड करण्यामध्ये अकोला जिल्हा पोलीस दलाला यश आलेलं आहे। एकूण 8 या ठिकाणी जे चेन स्नॅचिंगचे गुन्हे झाले होते ते आम्ही डिटेक्ट करू शकलेलो आहोत, त्याच्यात यश आलेलं आहे। हे जे गुन्हे होते हे रामदासपेठ, सिव्हिल लाईन, खदान आणि कोतवाली या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये घडले होते। आणि विशेष म्हणजे हे सगळे गुन्हे डिटेक्ट करत असताना त्यातली जी रिकव्हरी आहे, म्हणजे जे गेलेलं सोनं आहे ते जवळजवळ 100% सोनं आम्ही रिकवर करण्यात आम्हाला यश आलेलं आहे। ही खूप मोठी कामगिरी आहे आणि लवकरच त्या बाबतीमध्ये आम्ही योग्य ती अनुषंगाने मुद्देमाल देखील फिर्यादीला परत करण्याच्या अनुषंगाने वर्कआउट करत आहोत। ह्या गुन्ह्यामध्ये जे अटक झालेले आरोपी आहेत त्याच्यापैकी आकाश सूर्यवंशी हा जळगावचा आहे, दीपक शिरसाट हा देखील जळगाव पाचोरा या ठिकाणी राहणार आहे,
दोन्ही आरोपी या गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आलेली आहे आणि यांच्याकडून गुन्ह्यांचं उकड या ठिकाणी करण्यात यश आलेलं आहे. बुल्ढाना जिले में अक्टूबर के महीने में हुई बारिश की वजह से सोयाबीन की तैयार हो चुकी फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। कई किसानों ने खेत में सोयाबीन की कटाई कर ली थी, लेकिन सोयाबीन भीग गई है। कई लोगों के खेतों में पानी भर जाने से सोयाबीन की कटाई में बाधा आ रही है और इससे किसान परेशान हैं। बुल्ढाना जिले के मलकापुर, नांदुरा और खामगांव तहसील में मानसून की बारिश के दौरान हुई बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सितंबर के बाद अक्टूबर के महीने में भी हर दिन बारिश होने से किसानों को नुकसान हुआ है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नाले व नहरों में पानी भर गया है। कृषि कार्य ठप हो गया है। नगर परिषद की जल वितरण व्यवस्था का शेड्यूल धराशाही होने से नागरिकों को नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सोयाबीन, सब्जियों के बगीचों को भारी नुकसान हुआ है। जब खेत में सोयाबीन की कटाई चल रही थी, बारिश के कारण बिजली चमकने से भी जिले में नुकसान हुआ है। आंधी तूफान के साथ बारिश के कारण कपास की फसल भी चौपट हो गई है। इसमें सब्जी और फलों के बागानों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। बारिश से सोयाबीन की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। अब इस क्षेत्र में किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार तुरंत पंचनामा कर मुआवजा प्रदान करे। गेल्या 3-4 दिवसापासून या परतीच्या पावसानं आमच्या भागात खूप धुमाकूळ घातला। एवढा पाऊस पडला आणि कालच्या त्या अतिवृष्टीमुळे धरण क्षेत्रातून पण भरपूर पाणी आलं। सगळं पाणी शेतात फिरलं आमच्या। सगळे सोयाबीन काही सडून गेली, काही लोकांच्या सुड्यात पाणी गेलं, वाहून गेलं। सगळं म्हणजे शेतात यायची सुद्धा आमची परिस्थिती नव्हती, एवढं पाणी होतं या सगळ्या क्षेत्रात आजूबाजूच्या। आता ही उभ्या सोयाबीनचं आम्ही काय करावं तुम्ही सांगा। काहीच फायदा नाही। आम्ही केलेले सगळे स्वप्न, खर्च बिर्च काही निघायचंच काहीच मिळलं नाही कशाचा कशाला। काय सांगावं तुम्हाला, खरंच शासनानं आमची काहीतरी मदत करावं अशी आमची अपेक्षा आहे। हे विमा कंपन्याला बी एक विनंती आहे की ते पंचनामे करण्याच्या काही फंद्यात पडू नका। एकदा या तुम्ही प्रत्यक्षात या, पहा वाटलं तर, आणि आमचं काय नुकसान होईल याच्याबद्दल तुम्ही आम्हाला काही ना काही मदत करावी हीच हात जोडून मी या शासनाला विनंती आहे।